आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2026 में जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके संपूर्ण प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है वह 2025 के पेपर के द्वारा ही जो है प्री बोर्ड का परीक्षा कराया गया है। पेपर का कोड जो है 346 BCF पेपर के सभी प्रश्नों को जो है आज हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा और एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम होगा तो प्री बोर्ड पेपर के माध्यम से जो प्रश्न आए हुए हैं उसी माध्यम से 2026 का जो है प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे 2025 लिखा है, पेपर का कोड 346 है, यहाँ अनुक्रमांक दिया गया है और नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है निर्वात की वैद्युशीलता अपसाइलम नाट का मात्रक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि निर्वात की जो वैद्युशीलता है इसमें कौन मात्रक सही है। तो मात्रक को यहाँ निकाल करके सिद्ध करा करके बताएंगे कि इसमें कौन ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहला का जो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ अगर मात्रक निकालने की बात करेंगे तो पहले यफ का सूत्र लिखेंगे और यफ बराबर होता है 1/4 पाई होता है अपसाइलम नाट होता है, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर R का स्क्वायर। अब यह अपसाइलम नाट का मात्रक निकालना है, तो अपसाइलम नाट का मात्रक कैसे निकलेगा, तो यह अपसाइलम नाट को ऊपर कर देंगे तो यह बनेगा अपसाइलम नाट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में हो जाएगा और यहाँ बनेगा यफ R का स्क्वायर हो जाएगा। यफ जो है नीचे कर दिया गया है। अब इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अपसाइलम नाट का जो मात्रक क्या बनेगा, तो अपसाइलम नाट का अगर मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पर 1/4 का तो पाई का जो है मात्रक होगा नहीं, आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, और बगल में पुनः लिखेंगे कुलाम हो जाएगा, और बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन हो गया और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुलाम में कुलाम का अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कुलाम का स्क्वायर बन जाएगा बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर का क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएंगे, कुलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का जो है यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसमें विकल्प देखेंगे तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब दूसरा प्रश्न इसमें कौन से प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न के बारे में समझेंगे कि दूसरा प्रश्न इसमें क्या आया हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं को लंबवत एक इलेक्ट्रॉन आवेश E नियत वेग V से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। यहाँ पर जो है लंबवत दिया हुआ है और आवेश को जो बताया गया है Q आवेश दिया गया है, तो उस पर लगने वाला जो है बल का मान इसमें बताना है, कौन इसमें ऑप्शन में सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। अब बल के बारे में समझेंगे कि अगर यहाँ पर प्रश्न में देखा गया है, यहाँ पर कहा गया कि आवेश Q के जगह पर E रखना है और थीटा के जगह पर जो है 90 अंश रखना है, तो बल का सूत्र इसमें क्या होता है, तो लॉरेंज बल F बराबर सूत्र होता है यहाँ पर QVB जो है साइन थीटा होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो Q के जगह पर बताया गया कि इसमें E रखना है, तो Q के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q के जगह पर रख दीजिए E हो गया, V हो गया, B हो जाएगा, और साइन जो है थीटा के जगह पर 90 अंश रख दीजिए। अब यहाँ पर जब मान रखने के बाद से क्या बनेगा, EVB हो गया और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, और EVB का गुणा 1 में करेंगे तो EVB हो जाएगा। इसमें EVB जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कौन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है EVB जो है पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या बनता है, तो यह बनता है वेबर बनता है। क्या बनता है, वेबर। इसमें वेबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें वेबर जो है तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वेबर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी समतल परावर्तित पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य प्रकाश आपतित होती है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति होगी। यहाँ आवृत्ति की गणना करना है, तो यहाँ सबसे पहले जो है
क्या का मान दिया है, यहाँ पर लेमडा का मान दिया गया है और लेमडा का मान इसमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेमडा का मान जो प्रश्न में दिया गया है 5000 एंगस्टान दिया गया है, 5000 एंगस्टान हो गया, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5000 उतर जाएगा और एंगस्टान में 10 के पावर -10 हो जाएगा, 3 जीरो इसमें से कम कर दीजिए, 5 × 10 के पावर -7 हो जाएगा। लेमडा का मान जो है किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और सी का मान जो होता है प्रकाश का चाल होता है 3 × 10 के पावर क्या होता है 8 होता है, यह बनेगा मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल जो होता है यहाँ पर जो है मात्रा क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यह न्यू बराबर पूछा जा रहा है, न्यू मतलब यहाँ पर गामा इसको आवृत्ति बोलेंगे और ये न्यू इसको बोलते हैं, न्यू माने आवृत्ति हो जाएगा। और आवृत्ति का जो सूत्र क्या होता है, तो आवृत्ति का सूत्र होता है सी बटा जो है लेमडा होता है, क्या होता है सी बटा लेमडा हो जाएगा। और सी का मान इसमें कितना है, तो 3 × 10 के पावर 8 है और लेमडा का मान जो दिया गया है यहाँ पर 5 × 10 के पावर जो है -7 दिया गया। और ये 7 घात जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 × 10 के पावर 8 और +7 जोड़ देंगे, बटा में नीचे क्या बनेगा 3 हो जाएगा। अगला बनेगा 3 × 10 के पावर 8 7 कितना हो जाएगा 15 घात हो जाएगा, बटा में नीचे 5 हो जाएगा। और 1 जीरो इसको दे देगा, जब 1 जीरो इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 × 10 के पावर 14 घात हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5 5 6 30 हो जाएगा, कितना बनेगा 6 × 10 के पावर 14 हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्स होता है 6 × 10 के पावर 14। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे 6 × 10 के पावर 14 HZ, इसमें ऑप्शन जो है पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान जो है प्रश्न जो है बोर्ड में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य 5000 था तो उसको हम लोग मीटर में बदल दिया गया है। प्रकाश का चाल आपको याद होगा और यह जो आवृत्ति का सूत्र होता है कि प्रकाश का चाल बटा तरंगदैर्घ्य होता है, इसमें मान भर करके हल किया गया है। तो 6 × 10 के पावर 14 HZ जो है इसमें मान आ गया है। अगला जो प्रश्न दिया गया इसमें बताना है कि दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक है। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कि दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र अगर देखा जाए तो इनका सूत्र होता है लेमडा बराबर H बटा, देखिए यहाँ पर यम भी होता है, ठीक है ना, लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर H बटा जो है यम भी होता है। ये दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है, क्या होता है H बटा यम भी। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेमडा H बटा यम भी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण है। तो पी टाइप जो अर्धचालक का उदाहरण होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है बोरान से जो है मादित जो है बोरान से जो है मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। पी टाइप का अर्धचालक अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोरान से मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, इसमें ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न को जो है संपूर्ण हल कर दिया गया। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे सभी हल करके बताया गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर बताना है कि ओम की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए, ओम की परिभाषा आपको बताना है कि ओम की क्या परिभाषा है। तो अब ओम की परिभाषा समझ लेते हैं। तो अब समझेंगे ओम का नियम क्या है। अब ओम का नियम की परिभाषा समझेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पर यदि, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर यदि किसी चालक में चालक की भौतिक अवस्था में, चालक की क्या लिखेंगे यहाँ पर, भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, लिख लेंगे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
डबल इंटरजेक्ट कामा क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे ओम का नियम कहलाते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, कितना आसान है। अब यहाँ ओम का नियम क्या बन जाएगा, भी अनकर्मानुपाती आई होता है, क्योंकि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। भी बराबर जब चिन्ह को हटाएंगे तो आर आई लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर जहाँ आर एक क्या है, तो कहेंगे जहाँ आर एक नियतांक है और इस नियतांक का नाम क्या रहेगा, नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध है, चालक का क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध है। आर जो है नियतांक है, जो चालक का क्या है, प्रतिरोध है। तो यह ओम का नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का नियम इसमें कैसे जो है हल किया गया। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न, तो अगला जो प्रश्न है वाटहीन धारा क्या है। तो वाटहीन धारा का उत्तर बहुत ही आसान है, बस एक लाइन का उत्तर है, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। कितना आसान है, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, वाटहीन धारा कहा जाता है। तो एक लाइन में इसको उत्तर लिखना और 1 नंबर का ये प्रश्न जो है पूछा गया है, वाटहीन धारा क्या है, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। क्या है कि किसी परिपथ में 0.2 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित वैद्युतवाहक बल कितना दिया है, 50 वोल्ट है, तो परिपथ में 100 प्रेरक तत्व का आकलन कीजिए। तो इसमें क्या क्या मान दिया गया है, तो इसमें टाइम दिया गया है और 2 धारा दिया गया है, I1 I2 दिया गया है, प्रेरित वैद्युतवाहक बल भी दिया गया है और 100 प्रेरक तत्व यल का मान जो है इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो मान दिया गया था, प्रश्न में क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था। तो टाइम को किसे दिखाएंगे, डेल टी, और डेल टी बराबर दिया गया 0.2 सेकंड दिया गया। टाइम इसमें कितना दिया गया है, 0.2 सेकंड टाइम दिया गया था। और एक बार और देख सकते हैं यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 0.2 सेकंड है और धारा इसमें जितना दिया गया है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर हो गया। तो धारा मतलब पहला धारा लिखेंगे यहाँ पर I1 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 10 एम्पियर धारा है और I1 10 एम्पियर है, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर I2, और I2 बराबर दिया गया इसमें 5 एम्पियर धारा है। कितना दिया है, 5 एम्पियर की धारा इसमें दिया गया है। अगर डेल I इसमें निकालेंगे तो डेल I कैसे निकलता है, तो I2 में से I1 को घटा देंगे तो जो है डेल I का मान निकल जाएगा। तो I2 कितना इसमें है, 5 है, 5 में से 10 घटा देंगे तो -5 जो है एम्पियर निकल जाएगा। तो 5 एम्पियर यहाँ पर निकल गया। तो किसका मान निकला है, तो लिखेंगे डेल I का मान जो निकला है ये 5 एम्पियर जो है निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है और किसका मान निकलना है, तो यहाँ प्रेरित वैद्युतवाहक बल भी दे दिया है। ई का मान जो दिया गया इसमें 50, क्या दिया गया इसमें 50 जो है वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर प्रेरित वैद्युतवाहक बल ई का मान दे दिया गया है। यल का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो यल बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है इसमें, तो सूत्र पढ़े होंगे, ई बराबर होता है माइनस यल जो होता है डेल आई बटा जो है डेल टी होता है। अब यहाँ पर ई का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ ई का मान दिया गया 50 माइनस यल हो जाएगा, और डेल आई का मान दिया गया है, डेल आई का मान इसमें निकला है -5 निकला है, और बटा जो है और डेल टी का मान इसमें निकला है 0.2, क्या निकला है यहाँ पर 0.2 टाइम दिया गया है। अब यहाँ माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 50 बराबर हो गया 5 में जो है यल का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 यल बटा और ये हो जाएगा 0.2। अब 50 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 50 दूनी 100, 100 में होगा 10 हट जाएगा, तो यहाँ बनेगा 5 यल बराबर 50 दूनी 100 हुआ, लेकिन बनेगा ये 10 हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा और ये 5 नीचे जाएगा तो यल बराबर 10 बटा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यल बराबर आ जाएगा 2 और इसका मात्रक होता है हेनरी। 2 हेनरी जो है इसमें इसका क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। यल बराबर 2 हेनरी इसमें मान जो आया वही इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है क्या मान पूछा गया था, 100 प्रेरक तत्वों का मान पूछा गया था, तो इसमें 100 प्रेरक तत्वों का मान यल का मान निकल गया। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है लेंज का नियम लिखिए। अब लेंज का नियम क्या है, अब इनके बारे में समझेंगे। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंज का नियम। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है, वह उस कारण क्या क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं, लेंज का नियम कहलाती हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित धारा होता है उसकी दिशा हमेशा ऐसा होता है कि उस कारण क्या क्या करती है, वह विरोध करती है, जिससे वह स्वयं क्या करती है, उत्पन्न होती हैं, लेंज का नियम कहलाती हैं। बहुत आसान उत्तर है, इसे एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है, कक्षा n बराबर 3 की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की त्रिज्या दिया है, यहाँ प्रथम जो क्लास की जो त्रिज्या दिया गया है यहाँ R1 और R1 बराबर प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.53 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। और तीसरा वाला क्लास में पूछा गया है, मतलब यहाँ N1 का मान जो दिया गया है 1 है, तो इसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर n जो है 3 मतलब तीसरा क्लास का बताना हो तो इसकी तीसरा क्लास यहाँ पे दिया गया है, तो उसकी R3 त्रिज्या क्या बनेगा। यहाँ पर तीसरी क्लास की जो है त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर नील्स बोहर के अनुसार देखेंगे तो सूत्र होता है R अनक्रमानुपाती n स्क्वायर होता है। कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनक्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ R1 और यहाँ की बात किया गया N1 और N3 की बात किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे R1 बटा यहाँ R3 करेंगे तो इधर क्या बनेगा, N1 बटा N3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग बनेगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1, या 3 लेंगे तो यहाँ पर भी 3, क्योंकि पहला क्लास हो गया तो ये पहला क्लास होगा, तीसरा क्लास है तो यहाँ पर तीसरा क्लास हो जाएगा। अब मान भरेंगे तो R1 का मान कितना है, तो प्रश्न में दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉन है, और R3 का मान पूछा जा रहा है। तीसरी क्लास का जो है त्रिज्या निकालना है, और यहाँ पहला क्लास 1 हो जाएगा और तीसरा क्लास यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये बनेगा वर्ग हो जाएगा। मतलब इस सूत्र से ही आपको बनाना है R1 बटा R3, तो N1 बटा N3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.53 बटा क्या बनेगा, R3 हो जाएगा बराबर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लीजिए तो R3 बराबर हो जाएगा 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 तरीके क्या बनेगा, 27, 27 को 7 हो जाएगा। 9 में जो है किससे गुणा करेंगे, 0.53 का जो का गुणा जो है यहाँ पे करेंगे, 9 3 27 हो गया, 9 5 45 और 45 2 मिलकर के 47, तो 4.77 जो है यहाँ पर एंगस्ट्रॉन जो है इसकी त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो इसमें तीसरे क्लास के जो है त्रिज्या पूछा गया है, तीसरे क्लास की त्रिज्या का मान 4.77 जो है एंगस्ट्रॉन जो है हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये किसके नियम से सवाल को लगाया गया है, तो नील्स बोहर के नियम से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। तो अब हम लोग सीखेंगे इसका अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। आप एक परिघटना का नाम बताना है जिसमें क्वांटम सिद्धांत से की जाएगी लेकिन वह तरंग सिद्धांत से नहीं की जाती है, उस सिद्धांत का जो है नाम क्या होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। क्या होता है, इसका आंसर बनेगा प्रकाश। बस एक लाइन का उत्तर लिखना है, प्रकाश वैद्युत जो है प्रभाव का नियम से होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें क्वांटम जो है सिद्धांत का प्रयोग हुआ है लेकिन तरंग सिद्धांत का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा जो है क्वांटम माने फोटॉन की जो ऊर्जा होता है बंडल तथा पैकेट के रूप में चलता है। लेकिन इसमें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्वांटम का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, लेकिन इसमें तरंग का सिद्धांत का नियम इसमें लागू नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक लाइन लिखना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन क्या है, धातुओं एवं अर्धचालकों के प्रतिरोधकता पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये 2 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो धातु एवं अर्धचालक के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग धातुओं के बारे में समझेंगे कि धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अर्ध जो है चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि जो धातु होते हैं, धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है, धातुओं की जो है प्रतिरोधकता जो होता है वह बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कम होती हैं। प्रतिरोधकता इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। और जो है और लिख सकते हैं, और इनका जो है तापमान जो होता है, इनका
तापमान गुणांक जो होता है, धातु की बात हो रही है तो धातु की प्रतिरोधकता कम होती है और इनका जो है तापमान गुणांक जो होते हैं, तापमान जो गुणांक है वह धनात्मक होता है। तापमान गुणांक जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि धातु के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वो कम होती है और इसका तापमान गुणांक जो होता है धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ताप, इसलिए ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर धातु की, ताप बढ़ाने पर धातु की क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, धातु की लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ताप जब बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तो आप समझ में आ गया। ये तो धातु के बारे में बताया गया कि धातु की जो प्रतिरोधकता कम होती है लेकिन जो तापमान गुणांक होते हैं वह धनात्मक होते हैं, इसलिए ताप जब बढ़ाया जाता है तो धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वह बढ़ जाती है। अब समझेंगे हम लोग अधातु, क्या समझेंगे, अर्धधातु नहीं, अर्धचालक, क्या समझेंगे यहाँ पर, अर्धचालक की बात समझेंगे। तो अर्धचालक में क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक में जो है, अर्धचालक ऋणात्मक होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, तो लिखेंगे अर्धचालक जो होते हैं वह ऋणात्मक जो है तापमान गुणांक होते हैं, तापमान गुणांक होते हैं। यहाँ पे बताइए धनात्मक बताया गया तो धनात्मक में बढ़ेगा, अभी ऋणात्मक तापमान है, तापमान गुणांक वाले होते हैं, तापमान जो है गुणांक, ये ध्यान याद रखिएगा। धातु को जो होता है वह धनात्मक जो है, धनात्मक जो है यहाँ पर गुणांक होते हैं, तापमान गुणांक धनात्मक होता है, इसमें जो है ऋणात्मक तापमान गुणांक होते हैं। गुणांक वाले जो है लिखेंगे यहाँ पर, वाले यहाँ पर पदार्थ होते हैं, ठीक ना। अर्धचालक जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक ना। ये ऊपर वाला जो बताया गया है वह धनात्मक होता है, पदार्थ होते हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर होते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर, अगर तापमान बढ़ाते हैं, अर्धचालक की बात हो रही है तो यहाँ पर अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होती हैं, प्रतिरोधकता घट जाती है, प्रतिरोधकता क्या होती हैं, घट जाती हैं, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान यहाँ पर घट जाता है, प्रतिरोधकता क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर दो बातों को आपको ध्यान देना है कि जो धातु होते हैं इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इनका तापमान गुणांक धनात्मक होते हैं और ताप जब बढ़ाएंगे तो यहाँ का जो प्रतिरोधकता होगा वो बढ़ जाएगा, और अर्धचालक जो होते हैं वो ऋणात्मक तापमान होते हैं, ताप गुणांक होते हैं, इनका ताप जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, अगला बताया गया कि समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ केवल उदाहरण पूछा गया, परिभाषा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर समभारिक का अगर यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर समभारिक का उदाहरण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समभारिक का जो है, सम जो है यहाँ पर भारिक का जो है उदाहरण बताना है, लिखेंगे यहाँ पर समभारिक का उदाहरण, इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ समभारिक का, यहाँ केवल उदाहरण पूछा गया है तो केवल आप समभारिक का उदाहरण बताएंगे, ठीक ना। यहाँ समभारिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल समभारिक का जो है आपको उदाहरण लिखना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है, ठीक ना, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यहाँ पर 12 भी होता है और 14 भी होता है, ठीक ना। तो दोनों का देखेंगे यहाँ पर परमाणु भार बराबर है, तो केवल यहाँ उदाहरण देना था। अगला तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण बताना है, यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक का जो है उदाहरण क्या है, तो सम न्यूट्रॉनिक का जो है यहाँ उदाहरण लिख लेंगे, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण। तो सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो है सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण का मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, यहाँ 1H यहाँ पे लिखेंगे 1H3 हो जाएगा, तथा जो है यहाँ पर हो जाएगा 2HI4 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन बराबर है क्या, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें भी क्या है, 3 में से 1 घटा दीजिए और ऊपर 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे।
अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी नैज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियों को मिलाने पर एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालकों में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है और ये 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि निज जो अर्धचालक में अगर बाह्य अशुद्धियाँ मिलाने से उनकी चालकता क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। निज अर्धचालक की जो बाह्य अशुद्धियाँ हैं अगर उसके अंदर मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ती हैं। अब यहाँ कैसे चालकता बढ़ेंगी, तो यहाँ ध्यान देंगे पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा पंच संयोजी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो एन टाइप में होती हैं और 3, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर जो 3 टाइप जो होते हैं, 3 संयोजी जो अशुद्धि होती हैं वो पी टाइप में होती हैं। तो लिखेंगे पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस मिलाने पर एन टाइप बनता है। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें है, एन टाइप में बनेगा। और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान है। अब देखिए पंच संयोजी अशुद्धि मतलब फास्फोरस होता है और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान मिलाने पर पी टाइप बनते हैं, जिससे वे बाह्य अर्धचालक बनाते हैं और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण उनकी चालकता क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पी टाइप हैं और एन टाइप हैं उनके अंदर कौन कौन से संयोजी पाए जाते हैं, तो पंच जो संयोजी अशुद्धि होता है जैसे में फास्फोरस होते हैं वो एन टाइप में पाए जाते हैं और त्रिसंयोजी जो अशुद्धियां होती हैं वो पी टाइप में पाई जाती हैं और जो जिससे वो बाह्य अर्धचालक बना लेते हैं और आवेश आवक को, तो उनकी चालकता कई गुना जो है क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका उत्तर जो है आप लोग जो है एक बार 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, यह प्रश्न तो हर साल ही पूछा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी के गाउस का नियम बताइए। यहाँ गाउस का नियम पूछा गया है और गाउस का नियम तो हर साल के पेपर में आ रहा है, तो गाउस के नियम को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे गाउस का नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार क्या बात बताए थे, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इनका कहना था कि जो ये वैद्युत फ्लक्स है फाई ई जो है ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो फाई ई बराबर यहाँ नोट हो जाएगा, क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो Q/ε0 हो जाएगा। यही किनका नियम है, गाउस का नियम है। बस 2 बार पढ़ेंगे ना तो गाउस का नियम आपको याद हो जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गाउस का नियम कहलाता है। तो इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका गाउस का नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें जो है गाउस का नियम पूछा गया था। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, अब खंड जो है 2 वाला जो है, खंड में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। तो अब इस प्रश्न को जो है अगले भाग के वीडियो में जो है हल करके बताया जाएगा। तो उस भाग का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस भाग का जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है प्रश्न नंबर इसमें जो है 3 तक जो है सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।